सो चल गाइस, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा होगा तो। इस टॉपिक के अंदर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, राइट। कौन कौन सी चीज़ें, अच्छे से ध्यान देना बेटा। ये टॉपिक के अंदर में हमने देख लिया था एनपीओ के अंदर में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, एनपीओ का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीओ समाज सेवा करना, फ्री फंड में श्रीखंड बांटना, या फिर अगर कोई सर्विस दे रहा है उसके लिए एनपीओ को जितनी कॉस्ट लग रही है उतने ही पैसे लेना। प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से कभी भी कोई एनपीओ पैदा नहीं होता है, कभी भी कोई एनपीओ प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से पैदा नहीं होता है। एनपीओ का बेसिकली प्राइमा फेसी ऑब्जेक्टिव होता है अपने मेंबर्स को, समाज को, सोसाइटी को फ्री में सर्विस देना है। जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च है ना, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है, ये सब क्या करती है बेटा, फ्री में सर्विस देती है। ये सब क्या करती है, फ्री में सर्विस देती है। किसको, अपने मेंबर्स को, सोसाइटी को, समाज को, ये सॉरी। और इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्यार से हम लोग एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। ट्रस्ट है, हॉस्पिटल्स है, यूनिवर्सिटीज़ है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, मंदिर, मस्जिद, चर्च है ना। सो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है क्या, हाँ, इनको भी अकाउंटिंग मेंटेन करना ज़रूरी है। सर ये अकाउंटिंग में क्या क्या प्रिपेयर करने वाले हैं बेटा, ये आपको एक चीज़ बता दूँ, एनपीओ का हम लोगों को यहाँ पे फाइनल अकाउंट पढ़ना है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो बिल्कुल सेम है। जर्नल एंट्रीज यहाँ पे वापस पढ़नी नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, स्ट्रेट अवे फाइनल अकाउंट। आपको ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। और आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, नहीं पोस्ट पोस्ट एक सेकेंड में, हाँ कल रहेगा। आपको करना क्या है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया रहेगा, एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। उसके भरोसे आप लोगों को उसके भरोसे आपको रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। दैट्स इट, गेम ओवर। रिसीट पेमेंट का मैंने नेचर बता दिया था। इस स्प्रेड में जो कोई भी रिसीट है, इस स्प्रेड में जो कोई भी रिसीट है, फिर वो रिलेटेड टू कोई भी स्प्रेड रहो, इस स्प्रेड में मिला, इस स्प्रेड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। इस स्प्रेड से रिलेटेड इनकम ही स्प्रेड में आएगी, इनकम एक्सपेंडिचर में। फिर वो इनकम मिलो चाहे ना मिलो, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। इनकम एक्सपेंडिचर बोलता है भैया इस स्प्रेड की इनकम और इस स्प्रेड के जो खर्चे हैं जो इस स्प्रेड से रिलेटेड है, फिर वो इनकम मिलो ना मिलो, खर्चे का पेमेंट किया हो ना किया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम ड्यू हो गई, अक्रू हो गई, लागू हो गई, इस स्प्रेड के इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगी। एक्सपेंस ड्यू हो गए, अक्रू हो गए, लागू हो गए, फिर भले एक्सपेंस का पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो, एक्सपेंस पेड हो चाहे पेएबल हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे आ जाएगी। लेकिन रिसीट पेमेंट टोटली अपोजिट है। रिसीट पेमेंट बोलता है इनकम कोई भी पीरियड से रिलेटेड रहो, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इनकम कोई भी पीरियड से रिलेटेड रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस पीरियड में इनकम रिसीव हुई है, और सिर्फ इनकम ही नहीं, इस पीरियड में किसी भी प्रकार का अगर कोई पैसा आया है तो वो पैसा रिसीट में आ जाएगा, फिर चाहे बैंक से लोन लिया हो चाहे इनकम हुई हो। इस पीरियड में अगर कोई भी पेमेंट किया होगा, है ना, फिर चाहे लोन का रिपेमेंट किया होगा चाहे एक्सपेंस पे किया होगा, इस पीरियड का कोई भी पेमेंट रहने दो, वो इस पीरियड के अंदर में आ जाएगा। क्लियर है, बन पक्का, चलो आगे, चल ओके, आ जाओ, ध्यान देना मुन्ना, इम्पोर्टेंट है, क्लियर, चल आ जाओ। सो ध्यान दे दो बेटा। सो एनपीओ के अंदर में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है बेटा, हाँ चलो स्टार्ट करो बेटा, ध्यान देना अच्छे से। अब एनपीओ में आज मैं कुछ एडजस्टमेंट्स आपको बताना चाहूँगा, फ्यू एडजस्टमेंट्स जैसे कि सब लोग साथ में। सबसे पहली एडजस्टमेंट, मुन्ना ध्यान देना, जहाँ डाउट आए वहाँ पूछ लेना प्लीज़। सबसे पहली एडजस्टमेंट आपको समझाने के लिए लिखो मेरे साथ साथ, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा हेडिंग दे दो, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ऐसा लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ
ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी, ट्रीटमेंट ऑफ स्टेशनरी। सर क्या होता है बेसिकली यहाँ पे, अब देखो ध्यान देना, ये है आप लोगों का एक्सपेंस, राइट। एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ नहीं आएगा मैम, बाहर आएगा वो बालकनी के वहाँ। ये है आप लोगों के लिए एक्सपेंस। अब देखो अच्छे से ध्यान देना, अब ये एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट कहाँ कहाँ जाएगी। अगर एक्सपेंस पे कर दिया होगा हम लोग रिसीट पेमेंट के पेमेंट साइड में लिख देंगे। अब एक्सपेंस पे किया हो चाहे ना पे किया हो, पे किया हो चाहे ना पे किया हो, बेटा एक्सपेंस जैसे ही ड्यू हो गया, अक्रू हो गया, लागू हो गया, वो एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। ये बात तो तय है, पक्की बात है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेशनरी का आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। मेरे साथ साथ एक छोटू सा एग्जाम्पल लिखो बेटा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखना, ये एक बैलेंस शीट है, ये एक बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड, असेट साइड, अमाउंट लिखो। स्टॉक दे दिया है समझ लो स्टेशनरी का, आपको समझाने के लिए 2400 रुपये स्टॉक दे दिया है, और रिसीट पेमेंट भी आपको दे दिया है, और साथों साथ आपको क्या दिया है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। साथों साथ आपको क्या दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसीट साइड, ये पेमेंट साइड, रिसीट साइड, पेमेंट साइड, बरोबर है। अब यहाँ पे पेमेंट दिया है इन्होंने फॉर स्टेशनरी, पेमेंट किया है फॉर स्टेशनरी, और कितना पेमेंट किया है आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आपको समझाने के लिए 6000 रुपये का पेमेंट किया है, बरोबर है। देन करंट पीरियड है, आपको बता देता हूँ 20-21, और बैलेंस शीट दिया है आपको 31 मार्च 2020 की। ये राजेश खन्ना क्वेश्चन है, लिखना है सभी ने, है ना, क्वेश्चन है बेटा, लिखना है सभी ने। बैलेंस शीट दिया है 19-20 की, बैलेंस शीट कौन से पीरियड की है, और ये करंट ईयर है, और ये करंट ईयर है। ये पिछले पीरियड का क्लोजिंग है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है, पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का, है ना। हमने हमारे बिजनेस के अंदर में जो पेन, पेपर, खोड रबर, नोक कटर, कागज पत्र, डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग पेपर, ये सब ला करके रखा है, ये सब स्टेशनरी है। स्टेशनरी पिछले पीरियड में मेरी कितनी बची थी बेटा, 2400 की। पिछले पीरियड के एंडिंग में, पिछले पीरियड के एंडिंग में स्टेशनरी कितने की बची थी, 2400 की। इस पीरियड में करंट ईयर में स्टेशनरी के लिए कितना पेमेंट किया, 6000 रुपये। आपको क्वेश्चन समझ में आया। और नीचे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है, क्वेश्चन के अंदर में ही ये डेटा दिया है, ये एक डेटा दिया, ये डेटा दिया, और एडजस्टमेंट दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर में लिख करके दिया है कि ₹1000 और ₹1000 स्टेशनरी बिल इज पेएबल, आउटस्टैंडिंग, पेएबल। सर यहाँ पे आपने टोटल नहीं किया, ये कैसा है बेटा, बैलेंस शीट आपको एक्सट्रैक्ट दी हुई है, रिसीट पेमेंट भी आपको आधा अधूरा दिया हुआ है, इसकी टोटल कभी नहीं रहेगी, ये टोटल कभी नहीं रहेगी, ये आधा अधूरा है। आधे अधूरे की टोटल कभी होती है क्या पूरी, यस और नो। ये आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन के अंदर में किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज़ पूछो बेटा एक बार, एनीबॉडी। और करंट ईयर के एंडिंग में स्टेशनरी का स्टॉक है, और एक और एडजस्टमेंट लिख लो इसी में, करंट ईयर के एंडिंग में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021। आपको समझाने के लिए करंट ईयर के जो एंडिंग का स्टॉक है वो है, आपको समझाने के लिए यहाँ पे पुराना था 2400, ये है समझ लो 3000 रुपये, ये है 3000 रुपये, क्लियर। ये इतनी सारी डिटेल आपको दे दी है।
अब आपको बस इतना पूछा है कि करंट पीरियड के, प्लीज़ ध्यान देना, करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी का अमाउंट कितना आएगा, ये सारा डेटा आपको दे दिया है। सब लोग साथ में रहना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। काफ़ी बच्चे यहाँ दम तोड़ देते हैं, अरे सर बहुत टफ है, मैंने पढ़ाया कहाँ अभी तक, ये तो प्रश्न लिखा है। सब प्रश्न में क्या लिखा है बताना तो ज़रा। ये है आपका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी पिछले पीरियड के एंडिंग का, करंट पीरियड है 20-21, ये है पिछले पीरियड के एंडिंग का स्टॉक क्लोजिंग, जो इस पीरियड का ओपनिंग स्टॉक हो गया। सो इस पीरियड के स्टार्टिंग में मेरे पास स्टेशनरी का कितना माल था, स्टॉक था 2400 का। करंट पीरियड में स्टेशनरी कितने का खरीदा, 6000 का। करंट पीरियड में स्टेशनरी कितने का खरीदा, 6000 रुपये का। दिख रहा है ना पेमेंट। सर आपको कैसे समझा, पेमेंट साइड में स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया है, मतलब खरीदा होगा, बरोबर। और नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया है कि 1000 रुपये का स्टेशनरी का बिल अभी भी पेएबल है, और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021, यानी करंट पीरियड में स्टेशनरी का एंडिंग का स्टॉक कितना बचा है, 3000 का। पिछले पीरियड के एंडिंग में स्टेशनरी बचा था 2400 का, करंट पीरियड में स्टेशनरी बचा है 3000 का। पिछले पीरियड में स्टेशनरी बचा था 2400 का, करंट पीरियड में स्टेशनरी बचा है 3000 का। क्वेश्चन समझ में आया, डेटा समझ में आ गया क्या क्या लिखा हुआ है। चलो, और अब पूछा क्या है सर ये तो बता दो। पूछा ये है इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी कितना दिखेगा। स्टेशनरी, ये क्वेश्चन है, स्टेशनरी कंज्यूम इन करंट ईयर, यानी 20-21 करंट ईयर में स्टेशनरी कितना कंज्यूम किया। दैट्स इट, सो सिंपल। चलो जवाब दो। मतलब अब मैं ब्लैक कलर की पेन से आंसर लिख रहा हूँ। इनकम एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी कितना कंज्यूम किया, ये आंसर है। सबसे पहले न दाएं देखो न बाएं देखो, सीधा स्टेशनरी अकाउंट बना लो, सीधा स्टेशनरी अकाउंट बना लो, STATIONERY, स्टेशनरी अकाउंट बना लो। न दाएं देखना है न बाएं देखना है, सीधा का सीधा स्टेशनरी अकाउंट बना लेना है। डन। चल सर अब स्टेशनरी अकाउंट में क्या क्या लिखेंगे, देखो जरा ध्यान देना। ओपनिंग स्टेशनरी स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है बेटा, पिछले पीरियड का जो क्लोजिंग है वो इस पीरियड का ओपनिंग है 2400 रुपये। उसके बाद करंट पीरियड का स्टॉक स्टेशनरी का क्लोजिंग, ये ओपनिंग इधर आया डेबिट में है तो क्लोजिंग किधर जाएगा। याद आया क्या, मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए एक अकाउंट बना के दिया था, 6 आइटम लिखे थे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3000 रुपये, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। स्टेशनरी अकाउंट मैं बना रहा हूँ, स्टेशनरी अकाउंट बना रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये स्टेशनरी अकाउंट का नेचर क्या है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। बेटा ये रियल भी है नॉमिनल भी है। देखो ना रियल क्यों, ओपनिंग स्टॉक स्टेशनरी का सेट रियल। अब स्टेशनरी के लिए मैंने पेमेंट किया, या स्टेशनरी इस साल मैंने समझ लो 100 रुपये का स्टेशनरी था, उसमें से 60 रुपये का स्टेशनरी इस साल कंज्यूम कर लिया, एंजॉय कर लिया, खर्च कर दिया, तो 60 रुपये का स्टेशनरी मेरे लिए नॉमिनल बोल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा। लेकिन 40 रुपये का स्टेशनरी जो बचा हुआ है, बैलेंस है, स्टॉक है, पड़ा हुआ है, ये रियल बोल के असेट में दिखेगा। वैसे ही पिछले साल में कितना स्टॉक बचा हुआ था, 2400। यस और नो, ये बात समझ आई, पक्की बात, डन, क्लियर है, डन 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 डन। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पहले पूछो बेटा, एनीबडी। क्वेश्चन समझ में आया, मैंने जो अकाउंट बनाया स्टेशनरी का वो समझ में आया बेटा। चल ये ओपनिंग स्टॉक लिख दिया स्टेशनरी का, ये क्लोजिंग लिख दिया। स्टॉक असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस है, इसीलिए ओपनिंग डेबिट में, और ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग क्रेडिट में। क्लियर। अब करंट पीरियड में स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया, स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया तो बोलो एंट्री क्या रहेगी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर, पक्का। चलो आगे, बरोबर ना। स्टेशनरी खरीदा हमने तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो।
चलो आगे, पक्का, डन। इतना हमने खरीदा ना, और उसके बाद में इतना तो खरीदा, उल्टा और 1000 रुपये का पेमेंट करना बाकी है। ये हमने खरीद लिया और पेमेंट कर दिया, ये भी खरीद लिया बट इसका पेमेंट बाकी है। ये खरीद लिया और इसका पेमेंट कर दिया, ये भी खरीदा लेकिन इसका पेमेंट करना बाकी है। ये भी खरीदा लेकिन इसका भी पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पे लिख लूँ क्या, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग है ना, पेएबल है ना, 1000 रुपये, 1000 रुपये, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पेएबल। या फिर ऐसा लिख देता हूँ, रुको, आपको ये ऐसा इसमें डर लगेगा ना, जैसे स्टेशनरी का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स है ना, टू क्रेडिटर्स। यहाँ पे देखो ऐसा लिख देता हूँ ब्रैकेट में, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग कितना देना बाकी है बेटा, 1000 रुपये, कितना देना बाकी है, 1000 रुपये। क्लियर। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो प्लीज़ एक बार सबसे पहले पूछो। डन। सो मेरे पास पुराना स्टेशनरी इतना था, मैं लॉजिक भी बताता हूँ, हाँ लॉजिक बताता हूँ। पुराना स्टेशनरी इतना था 2400 का, 2400 का पुराना था ओपनिंग स्टॉक। ड्यूरिंग द पीरियड इतना नकदी में खरीदा, नगद पैसा देके, इतना उधारी में खरीदा, तो कितना खरीदा, 2400 पहले का था और ये 6 और 1 7000 का अभी खरीदा, ये खरीदा 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 खरीदा, परचेज्ड, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैं लॉजिक बता रहा हूँ, है ना। तो मेरे पास अब टोटल माल कितना हो गया, 7 और ये 2400, 9400 का माल हो गया। वाह, 9400 में से पीरियड के एंडिंग में बचा कितना, क्लोजिंग स्टॉक इतना ही बचा स्टेशनरी का, 3000 रुपये, 9 में से 3 के 6000 और ये 400। तो ये है स्टेशनरी कंज्यूम्ड। कॉमन सेंस, कल रात की किचन में डब्बे में रोटियां पड़ी थी 3, मम्मी ने और रोटियां बनाई 5, है ना। रात को मम्मी ने डब्बा ओपन करके देखा तो उसमें एक ही रोटी थी, बोलो आप कितनी कंज्यूम कर लिए, कितनी खा गए, 7। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक। बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे लिख दो बेटा, बैलेंसिंग फिगर लिख दो, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, खर्चा हो गई, कंज्यूम हो गई, कितना है बेटा, 6400। दैट्स इट, गेम ओवर। दोनों भी तरीके समझ में आया। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछो, सिंपल है ना। ये वाला देखो, कल रात को डब्बे में पड़ी थी 3 रोटियाँ, यानी ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग स्टॉक, यानी ओपनिंग। मम्मी ने और परचेस किया या मम्मी ने और बनाया, ये कितनी थी, 5, 3 और 5 हो गई 8। और रात को डब्बे में पड़ी थी क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस कर दो, क्लोजिंग पड़ी थी सिर्फ 1 रोटी, 8 में से 1 चला गया, बचा कितना बेटा, 7। यस और नो, क्लियर, पक्का, डन। तो ये 7 जो है ना वो हमने कंज्यूम किया। टोटल थी 8, रात में डब्बे में पड़ी है 1, तो बेटा हम कितनी खा गए, 8 में से 1 ही बची डब्बे में, क्लोजिंग स्टॉक 1 ही बचा, तो हम लोग कितनी खा गए, 7। सेम लॉजिक, या फिर ये अकाउंट बना लो तो भी चलेगा, है ना। सर फिर भी एक बार फार्मूला लिख दो ना, इसका लिख के दे देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। देख लो एक बार, ये फार्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेस, फिर चाहे कैश में ख़रीदा हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, फिर चाहे कैश में ख़रीदा हो चाहे आउटस्टैंडिंग हो, माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। यस और नो, क्लियर, पक्की बात, डन। चलो आगे, पक्का। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, प्लीज़ ध्यान देना। एक और एग्जाम्पल लिखो, एक और एग्जाम्पल लिखवा के दे रहा हूँ। आ जाओ, चलो सब्सक्रिप्शन वाला एग्जाम्पल। ये आई थिंक हमने सब्सक्रिप्शन का सॉल्व किया था, सब्सक्रिप्शन का एक हमने सॉल्व कर लिया था ऑलरेडी, है ना। सब्सक्रिप्शन का नहीं, अब दे लेता हूँ बोला एक डिप्रिसिएशन का एग्जाम्पल। आ जाओ, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ, दूसरा एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन।
बच्चों एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, एनपीओ टॉपिक चल रहा है, धीरे धीरे देखते देखते कारवा बढ़ते गया, 12th स्टैंडर्ड के हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते गए। एनपीओ टॉपिक के अंदर में हम लोगों ने रिसीव पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर का डिटेल्ड एनालिसिस किया, उसमें कौन सा आइटम आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, काय को आता है, लॉजिक क्या है। और उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे बेटा, सब्सक्रिप्शन की देखी हमने लास्ट लेक्चर में। आज हमने देखा स्टेशनरी का, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट। अब मैं कौन सा एडजस्टमेंट बता रहा हूँ बेटा, डिप्रिसिएशन का। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना बेटा। अब देखो, मान लो आपको क्वेश्चन में दिया है एक असेट है ना, मशीन समझ लो, बैलेंस ऑफ मशीन, बैलेंस ऑफ मशीन, कितना बैलेंस दिख रहा है आपको समझाने के लिए, ₹1 लाख ऑन 1 जुलाई 2021। आपको समझाने के लिए 1 जुलाई 2021 क्या हुआ बेटा, ऑन 1 जुलाई 2021 को क्या हुआ, एडिशनल 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 मशीनरी was purchased, additional machinery was purchased for rupees, आपको समझाने के लिए for rupees 30,000। कितने में खरीदा बेटा एडिशनल मशीन, 30,000 रुपये का। कितने में मैं खरीदा एडिशनल मशीन, 30,000 का। डन, चलो आगे, पक्की बात। चल, अब मशीन का रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमें दिया है 12%। कितना परसेंट दिया बेटा, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, ये है 12%, ये दिया हुआ है पर एनम, ये दिया हुआ है पर एनम। चलो बोलो बेटा, डिप्रिसिएशन का फाइनल अकाउंट में क्या इम्पैक्ट रहेगा। दूध पीता बच्चा भी बोलेगा, सभी ने जवाब देना है, सभी ने जवाब देना है बेटा, प्लीज अच्छे से फटाफट से। बोलो, कम ऑन, बहुत सिंपल है। डिप्रिसिएशन निकालो न्यू मशीन के ऊपर और एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर, अभी निकाल लेते हैं। चलो देखो तो क्या क्या दिया इन्होंने। बैलेंस ऑफ मशीन था 1 लाख रुपीज़ ऑन 1 जुलाई 2021। एडिशनल मशीनरी परचेस किया था ऑन 1 जुलाई 2021 को। ईयर एंड है आपको समझाने के लिए 31 दिसंबर, यस और नो, ईयर एंड 31 दिसंबर है। डन, चल आ जाओ, अब मैं डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ। सबसे पहले तो जो पुराना वाला जो है ना, पुराना वाला नहीं, मेरा हो गया मैम, मेरा 1 घंटे चल रहा है। पुराना वाला जो मशीन था वो है 1 लाख रुपीज़ का, और नया मशीन खरीदा 1 जुलाई को। देख बेटा, अब हमारे पास मशीन है 2, एक है ओल्ड मशीन पे पूरा 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आएगा, कॉमन सेंस। और जो न्यू मशीन है वो हमने खरीदा 1 जुलाई को। कब खरीदा, 1 जुलाई को। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का। न्यू मशीन पे 6 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। ओल्ड मशीन था 1 लाख रुपीज़ का, और जो न्यू मशीन है वो है 30,000 रुपीज़ का। न्यू मशीन है 30,000 का, इस पे 6 महीने का, यानी इंटू 12% इंटू 6/12, इस पे रहेगा पूरा 12 मंथ से। दैट्स इट, गेम ओवर। बता रहे बेटा 12,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना बार, यहाँ पे 30,000 पे 12% कितना रहा है, बताओ बताओ फटाफट से। 3600 का आधा 1800 रुपये, 3600 का आधा 1800 रुपये। कुछ था इसमें, पक्की बात, डन। चलो आगे, 12% फॉर, प्लीज़ ध्यान देना, 12% पर एनम। ईयर एंड क्या है बेटा आप लोगों का, आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर। आपका ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। डन, क्लियर, पक्का। किसी को यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछो। ईयर एंड 31 दिसंबर है सर, अगर ईयर एंड 31 मार्च होता तो 1 जुलाई से 31 मार्च ये 9 महीने हो जाते, फिर 9 महीने का लेता मैं। क्लियर है। सो सर फिर इसका आंसर क्या रहेगा, अब ये वर्किंग नोट मैंने लिख दिया, अब इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। आपको
इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड में डिप्रिसिएशन दिखाना है 12,000 और ये 800, 12,800, बस इतना ही, टोटल मत करना, आधा अधूरा एक्सट्रैक्ट बनेगा, यानी आधा अधूरा, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अधूरी है ना। और बैलेंस शीट में दिखेगी मशीन 1 लाख की पहले की, 30,000 की बाद की, माइनस डिप्रिसिएशन 12,800, 1,30 में से 12 गए 1,18, 1,17,200, डेट्स इट, गेम ओवर। एक बच्चे ने पूछा 12 नहीं, सॉरी, हाँ, 13,800, ये 1,800 है ना, 13,800, 1,16,200, डन। हाँ बेटा, हाँ, कड़ा ला, ये 1,800 है, मुझे 1 दिखा ही नहीं यहाँ पे स्क्रीन पे, ये 1,800 है और ये 12,000 है, 13,800। चल, यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ पूछो। यो, एनीबॉडी, एनी काइंड ऑफ डाउट? क्लियर है? पक्का? डन।